नमस्कार प्रिय बच्चों। आज हम अपने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमारी पहली यूनिट है, उसके अंदर 3 चैप्टर हैं। उनमें से पहला चैप्टर जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये वाला चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है। इसके साथ ही दूसरा चैप्टर आज से हम प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जनन। और थर्ड वन जो कि रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चैप्टर हमें क्लास 12th में पढ़ने हैं पहली यूनिट के अंदर, जिसमें हमने अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मनुष्य में किस प्रकार से जनन होता है, उसकी विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमें मालूम है कि रिप्रोडक्शन की 2 प्रकार से विधियां हमने पढ़ी। जनन करने की 2 प्रकार की विधियों को हमने अभी तक पढ़ा है। उन दोनों में जो पहला था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले भी क्लास में हम बता चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि अलग अलग प्रकार के मेल और फीमेल गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 प्रकार के गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें हमने एक बताया था कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है मनुष्य के अंदर। क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी हम शुरुआत में ही समझ लेते हैं, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड जहां भी आ जाए, इसका मतलब है कि कुछ बन रहा है, समथिंग सिंथेसिस। और गैमेटो मीन्स गैमेट। तो गैमेट क्या है? गैमेट मनुष्य के अंदर, ह्यूमंस के अंदर देखते हैं तो 2 प्रकार के गैमेट्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं। एक तो मेल का गैमेट, एक तो मेल गैमेट है और दूसरा फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट क्या है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट एक ओवम। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं या संलयन होते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इस क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में निषेचन। तो हमने देखा है कि मनुष्य के अंदर गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, जिसके तहत 2 प्रकार के गैमेट प्राप्त होते हैं। एक तो मेल का स्पर्म और दूसरा फीमेल का
ओवम। ठीक है ना साथियों। अब आगे हम देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का महत्व क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है। तो हमें मालूम है कि रिप्रोडक्शन का अंतिम लक्ष्य एक नया जीव उत्पन्न करना होता है। जैसे कि पिछली क्लास में भी हमने बताया रिप्रोडक्शन का तात्पर्य। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इसका मतलब है कुछ नई या न्यू ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनी, यानी कि नई संततियां उत्पन्न करना। क्या? नई संततियां, नई संततियां उत्पन्न करना। यानी कि हम अपनी ही जनरेशन को बनाए रखने के लिए जिस क्रिया को करते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन में हमने दो प्रकार के गैमेट्स पढ़े। तो हमें ये मालूम है कि एक तो हमारे पास मेल है और दूसरा हमारे पास फीमेल है, और इन्हीं के गैमेट्स आपस में जब संलयन होते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, उसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट से माता के यूट्रस के अंदर एक शिशु का निर्माण होता है, और 9 महीने के बाद एक शिशु पार्चुरेशन की क्रिया के द्वारा इस वातावरण में आता है। तो हम इनके पहले देखेंगे इनके क्या क्या रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले ऑर्गन है उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एक नर का जनन तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक नर का जनन तंत्र। इसमें हम बात करेंगे जिससे कि हमारे मेल गैमेट्स प्राप्त होते हैं, टेस्टिस, टेस्टिस की बात करेंगे। तो टेस्टिस को पहले हम समझेंगे टेस्टिस क्या है। टेस्टिस ऐसा ऑर्गन है जो कि शरीर के बाहर यानी कि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे आउटर लेयर में एक पाउच के अंदर स्थित होते हैं जिनको हम टेस्टिस बोलते हैं, और इन्हीं के अंदर स्पर्म बनने की क्रिया संपन्न होती है। प्यारे साथियों, मानव के नर जनन तंत्र में देखेंगे तो ये हमारे टेस्टिस हैं, और ये जिस थैली के अंदर कवर रहते हैं उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम नाम देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन उठता है कि ये शरीर से बाहर इस थैली में क्यों रखे होते हैं? इसके लिए ऐसा क्यों है? प्रकृति ने हमें ऐसा क्यों बनाया है कि हमारी जो टेस्टिस हैं वो किसी थैली के अंदर ये पूरी बॉडी से बाहर स्थित है? तो इसका कारण ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के बनने की क्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस, इस शब्द को भी हम समझ लेते हैं। जेनेसिस जैसे कि हमने अभी बताया बनना या बनने की क्रिया, जहां भी जेनेसिस शब्द लगा है इसका मतलब है कि वो कुछ बनने की क्रिया को बता रहा है। अब क्या बनने की क्रिया? तो इसमें शब्द लगा स्पर्म यानी कि शुक्राणु, हिंदी में नाम देते हैं शुक्राणु, वो इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। तो स्पर्म बनने की क्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस स्क्रोटम के अंदर ऐसी क्या विशेषता है कि स्पर्म बनने के लिए ये पूरे हमारे जो टेस्टिस हैं वो हमारे शरीर से बाहर एक पाउच में यानी कि
स्क्रोटम के अंदर क्यों स्थित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब है, लेकिन इतने तापमान के साथ हमारे शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। जो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इस तापमान पर स्पर्म बनने की क्रिया संपन्न नहीं हो पाई। इसलिए इसके तापमान में कमी करने के लिए कितना, लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी करने के लिए ये हमारे शरीर के बाहर एक स्क्रोटम नामक थैली के अंदर स्थित होते हैं। चूंकि 2 या 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाएगा, कमी आ जाएगी तापमान की, तो ये स्पर्म बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे हम देखेंगे कि ये टेस्टिस क्या है, इसके बारे में देखेंगे। एक बार डायग्राम अच्छे से बना लें, उसके बाद सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। ये हमारी जो अभी हमने बनाए थे एक पाउच के अंदर, ये हमारे स्क्रोटम के अंदर स्थित टेस्टिस हैं। इनको हम यहाँ पे बना रहे हैं अलग से। हमारे पास 2 टेस्टिस हैं, यानी कि एक पेयर में है। अब हम इनका डायग्राम बना के देखें कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। पहले हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये लगभग 4 से 5 ये इसकी लंबाई जो है 4 से 5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। हाँ, इसकी जो लेंथ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। अब हम इसकी आंतरिक संरचना को देखेंगे कि अंदर इसके क्या क्या है। इसकी बाहरी लेयर जो कि ट्यूनिका वेजिनलिस, इसकी बाहरी लेयर को ट्यूनिका वेजिनलिस, उसकी आंतरिक लेयर को ट्यूनिका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो 2 प्रकार की लेयर हमने पढ़ी अभी। सबसे बाहर की लेयर ट्यूनिका वेजिनलिस और आंतरिक जो लेयर है उसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। इनका कार्य क्या है, तो ये हमारे टेस्टिस को प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं, यानी कि बाहरी आघातों से रक्षा करती है। अब देखेंगे कि एक टेस्टिस के अंदर कुछ सेप्टा पाई जाती है। सेप्टा यानी कि पर्दे। टेस्टिस के अंदर कुछ ऐसे पर्दे नुमा संरचना पाई जाती हैं और एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 से 300 इनकी संख्या हो सकती है। यानी कि एक तरीके के पर्दे डले हुए हैं, इनकी संख्या जो कि 250 से लेकर 300 हो सकती है। इनको सेप्टा बोलते हैं। अब इन सेप्टा के अंदर कोई विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं, या ट्यूबल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस। ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती हैं, यानी कि कुंडलित अवस्था में होती हैं और एक सेप्टा के अंदर लगभग 4 से 5 ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये कुछ इस प्रकार से, यदि डायग्राम को साथ साथ बनाएंगे तो काफी अच्छे से समझ में आ सकता है। ये हमने बना दी।
ये बना दी हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम दिया? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब जैसी संरचना है, इसीलिए बोल रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये हाइपर कॉइल्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा कुंडलित होती हैं। फिर ये जो स्पेस है, ये अपना अपना सीक्रेशन यहाँ पे छोड़ती है एक जगह पे, ये सारी की सारी। ये स्थान, इस स्थान को बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या नाम दिया? रेटे टेस्टिस। अब इसको यहां से हटा देते हैं ताकि लिखने में आसानी। अब ये कुंडल संरचना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, हम उसको भी देखेंगे। तो इसके अंदर पाए जाते हैं एक तो सार्टोली सेल्स, सार्टोली सेल्स जो कि एक स्पर्म को यानी कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, यानी कि न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर से नई क्लास स्टार्ट करेंगे और इसके आगे से हम बात करेंगे। प्रिय बच्चों, इसी प्रकार की क्लास आगे भी आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।